अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्रेडिट सबसे ज्यादा किसको जाता है? माइकल फैराडे, और उन्हीं के नाम पे इसका लॉ भी है जिसको बोलते हैं अपन फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सो यहां पर अपन लिखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तबस्सुम खान आपने माइक को म्यूट करिए। चलिए, नाउ व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल के 3 एक्सपेरिमेंट से, हालांकि हमने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया लेकिन उसके बारे में पढ़ा जरूर है। तीनों एक्सपेरिमेंट को एक बार गौर से देखें और सभी लोग गौर फरमाएं, यहाँ पर देखें ध्यान से कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने एक मैग्नेट को मूव करवाया, देखा कि यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है। पास लाते थे, एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता था, दूर ले जाते थे, डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाता था, स्टेशनरी रख देते थे तो डिफ्लेक्शन हट जाता था। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जब रिलेटिव मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच में तो यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। ये यहाँ पर रिजल्ट मान लिया गया। यही सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने सोलेनॉइड के साथ करवाया, तब भी सेम रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन जब यही सेम एक्सपेरिमेंट सोलेनॉइड में की के साथ करवाया, की को जैसे ही क्लोज किया तो फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम मुझे करंट देखने को मिलता है दूसरी कॉइल में, लेकिन उसके बाद करंट जो है वो जीरो हो जाता है। करंट इटसेल्फ बिकम्स जीरो। व्हाई इटसेल्फ बिकम्स जीरो? क्योंकि यार जब फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम करंट शुरुआत में जीरो था, लेकिन बहुत कम टाइम के अंदर वो जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाता है। दैट मींस वो चेंज होता है। जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर चेंज होगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर उस जगह पे चेंज हो गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा बेटा। और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो फैराडे को क्या कहता है कि फैराडे कहता है कहीं पे भी किसी लूप के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए, किसी लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए तो वहां पर हमें इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हमने डिफाइन किया कि यार सर चलो ठीक है, ये चीज मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हो, हम लोग समझ गए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली कैसे जाती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली कैसे जाती है? तो इसको निकालने का तरीका है हमारे पास B डॉट ए। फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, क्या लग जाता है आगे cos थीटा, एंड ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। चलिए, अब फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई को शुरू करने से पहले ना एक बार इसके केसेस देख लेते हैं जरूर। एक बार इसके केसेस देख लेते हैं जरूर। केस वन, केस वन किसका? केस वन है हमारे इसी का, मैग्नेटिक फील्ड की अपन बात कर रहे हैं। देखिए मैंने एक सरफेस लिया एंड इस सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया है। You can see that the surface is kept parallel to the magnetic field। अरे ये रहा सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर से निकल गई, नीचे से निकल गई, साइड से निकल गई, ऐसे निकल गई। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस सरफेस के ऊपर से निकल रही है, नीचे से निकल रही है, लेकिन इस सरफेस को काट के नहीं निकल रही, इस सरफेस के थ्रू नहीं जा रही है। दैट मींस इस केस के अंदर हम डायरेक्टली कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं सर मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है जिस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेटा, एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मैं यहां पर बोल सकता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। जब मैं यहां पर लिखूंगा तो ये लगेगा बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह मैं रख दूंगा 90 तो ये बनेगा बी ए कॉस 90। सो आंसर आ जाएगा 0। बेटा लॉजिक समझे, हमें एग्जाम के अंदर फ्लक्स निकालते समय एरिया वेक्टर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसका एंगल देखना मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कभी भी सरफेस का एंगल मत देख लेना, यहाँ पर सरफेस का एंगल तो 0 है, सरफेस तो मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में, लेकिन सरफेस के एंगल को नहीं चेक करना है, यहाँ पर एरिया वेक्टर के एंगल को चेक करना है। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है उसको चेक करना है।
कभी भी सरफेस के एंगल को चेक मत करना। ये तो हो गया मिनिमम फ्लक्स का केस। क्या हो गया? मिनिमम फ्लक्स का केस। मिनिमम फ्लक्स के केस के अंदर हम एक चीज जान चुके हैं, दैट जो भी एरिया है या जो भी सरफेस है दैट इज पैरेलल टू द फील्ड। जो भी सरफेस है वो फील्ड के पैरेलल है। ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। अब यहीं पे मैं केस नंबर 2 बनाऊंगा। केस नंबर 2, इसमें मैं सरफेस को फील्ड के परपेंडिकुलर रख लूंगा, तो सरफेस केप्ट परपेंडिकुलर टू फील्ड। सरफेस केप्ट परपेंडिकुलर टू फील्ड। सरफेस को फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया गया। अब ध्यान से देखिए, ये बनाई मैंने मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। इसके परपेंडिकुलर मैंने लग दी अपनी सरफेस, ये लो ऐसे लग दी। यू कैन सी एरिया वेक्टर बनाते हैं, एरिया वेक्टर बनाते हैं, कैसे दिख रहा है? पैरेलल टू द फील्ड दिख रहा है। अरे एंगल किस किस के बीच का लिया जाता है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो यहाँ पर जब फ्लक्स का फॉर्मूला निकलेगा तो बनेगा बी ए कॉस 0 और आंसर आ जाएगा बी ए, एंड दिस इज द केस फॉर मैक्सिमम फ्लक्स। सबसे ज्यादा फ्लक्स कब देखने को मिलेगा? जब एरिया जो है या जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा है या एरिया वेक्टर पैरेलल है। ये छोटी सी चीज अगर आपको याद हो जाती है तो फ्लक्स के मैक्सिमम मिनिमम केसेस के बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स मिनिमम कब होगा, वी कैन इजीली चेक फ्रॉम दीस केसेस। और किसी भी थीटा एंगल पे है तो बी ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हो, वहां से डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट द आंसर्स। वहां से डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट दी आंसर्स, तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम यहां से एक और बात करते हैं, ध्यान से देखो। अब हम यहां से एक और बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझें। वो है कि कैसे फ्लक्स चेंज हुआ। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट जो करवाए उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया, कैसे हमें समझाया कि यार यहां पर ये चीज हो रही होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो करंट बना। ये साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्वियसली पूछा होगा ना, जब भी कोई साइंटिफिक डिस्कवरी होती है तो पूछा जाता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। ऐसा थोड़ी ना नोबेल प्राइज दे देते हैं, पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को बुलाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उस कम्युनिटी को बोला जाता है कि इसकी गलतियां निकालो। ठीक है, तो फैराडे से भी यही पूछा गया कि आपने चलो ये तो बता दिया, अब इसको समझाओ, प्रूव करके बताओ। तो उन्होंने प्रूव कैसे किया? उन्होंने बोला मान लीजिए ये कॉइल है मेरे पास, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल बनाते हैं। मान लीजिए एक सर्कुलर कॉइल है इस तरीके से मेरे पास, उन्होंने एक कॉइल ले ली और इसके पास में एक बार मैग्नेट ले लिया। इतना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, मतलब सोच लो, मतलब कितना महान आदमी होगा जिसने इतने सिंपल से एक्सपेरिमेंट से भी सब कुछ समझा दिया। ठीक है, उसने मतलब एक कॉइल और मैग्नेट की हेल्प से ईएमआई के प्रिंसिपल को समझा दिया। सोच लो किस लेवल का दिमाग होगा उसने कॉइल ली, इस कॉइल से उसने गैल्वेनोमीटर को अटैच कर रखा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी है, लेकिन हम उसको बना नहीं रहे। चलिए, गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? ऑब्वियसली यहाँ पर करंट की फ्लो के बारे में बता देगा, लेकिन हम तो सिर्फ लॉजिकली देख रहे हैं क्यों क्या है। देखिए, इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसकी, इस मैग्नेट की। ठीक है, लाइक दिस। इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाती होगी भाई। मतलब you can see that initially only two magnetic field lines are crossing this particular loop. इस पर्टिकुलर लूप को इनिशियली सिर्फ दो ही फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करते हैं। जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को पास लेकर आने लगूंगा, मूव्ड क्लोजर टू द लूप, जैसे जैसे इस मैग्नेट को लूप के पास लेकर आने लगा, क्लोजर लेके आने लगा, वैसे वैसे मैंने ये देखा कि लूप के अंदर करंट बनना शुरू हो जाता है। उसका रीजन इन्होंने ये बोला कि जैसे ही इस लूप के पास मैग्नेट आ जाएगा, ध्यान से देखिए और समझिए, गौर फरमाएं, ध्यान से देखिए, जब ये मैग्नेट पास आ जाएगा लाइक दिस, नॉर्थ साउथ, जब मैग्नेट पास आ गया तो जो फील्ड लाइंस जो पहले क्रॉस नहीं करती थी सरफेस को, अब वो फील्ड लाइंस भी सरफेस को
क्रॉस कर रही होंगी लाइक दिस। सो फ्लक्स की वैल्यू क्या कर गई, फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज कर गई। इस लूप से, इस कॉइल से जाने वाली जो फील्ड लाइंस थी वो बढ़ गई। दैट मींस द ओवरऑल फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ गया। तो या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, तो इन्होंने बोला कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा ना, when there will be a change in magnetic flux, तब यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट। एंड दिस वाज द एक्सप्लेनेशन व्हिच वाज गिवन बाय फैराडे। साइंटिस्ट लोग यहीं पे रुके नहीं, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आपने ये तो एक्सप्लेन कर दिया करंट क्यों बन रहा है, क्या अगर मैं मैग्नेट की स्पीड को बढ़ा दूं, एक बार मैं मैग्नेट को धीरे धीरे लेकर आ रहा हूं, एक बार मैग्नेट को फट से तेज से ले आऊं, तो क्या दोनों ही केसेस में करंट की वैल्यू अलग अलग बनेगी क्या? इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल अलग बनेगी। इन्होंने बोला कि जब मैग्नेट को दूर रखा जाता है तो फ्लक्स कम होता है, और पास लेकर आने लगते हैं फ्लक्स बढ़ने लगता है, फ्लक्स बढ़ने लगता है तो इंड्यूस करंट आता है। लेकिन कम्युनिटी ये कहती है कि नहीं, आप तो मुझे ये एक्सप्लेन करके बताओ कि क्या अगर मैं इसको तेजी से पास लाऊं, इस मैग्नेट को फास्ट बहुत तेजी से मूव करा के इस कॉइल के पास ले आया, तो क्या करंट की वैल्यू में चेंज आएगा? इन्होंने बोला बिल्कुल आएगा। इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, इन्होंने दो कॉइल ले ली, एक कॉइल के पास मैग्नेट को धीरे धीरे लेकर आए तो गैल्वेनोमीटर ने थोड़ा सा ही डिफ्लेक्शन दिया, और एक कॉइल के पास इन्होंने मैग्नेट को बहुत तेज तेज लेकर आए। तो जब तेज तेज इन्होंने मैग्नेट को लेकर आना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि यार वहां पर गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो फ्लक्स चेंज है उसका रेट भी डिफाइन करता है कि कितना करंट बनेगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज इन्होंने बताई, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of magnetic flux, the rate of change of magnetic flux is, we can say, इसी पे डिपेंड करता है हमारा इंड्यूस्ड करंट। हम ऐसा कह सकते हैं कि इसी पे हमारा इंड्यूस्ड करंट जो है वो डिपेंड करता है। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर चेंज होगा, कितनी रेट से चेंज होगा, जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी को हम यहां पर ये बोलेंगे कि उसी पे डिपेंड करता है इंड्यूस्ड करंट। और यहीं से आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके अंदर हमें पढ़ना है फर्स्ट लॉ। सबसे पहले हम लिखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। उससे पहले मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है कि नहीं, फैराडे के एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है क्या किसी को? बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है, मैं बता रहा हूं अगले हफ्ते में खत्म करवा दूंगा, बहुत ही आसान है। किसी को भी कोई डाउट है तो हैंड रेज करके बता सकता है। बहुत बेहतरीन, शानदार, सभी आता है मतलब, अच्छी बात। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि यार जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, उस पर डिपेंड करता है इंड्यूस्ड करंट। अब किसी भी वायर के अंदर इंड्यूस्ड करंट कब आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, ईएमएफ की वजह से आता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जितना रहेगा ऑब्वियसली उतना ही करंट रहेगा। तो फैराडे ने अपने पहले लॉ से ये बताया दैट व्हाटएवर इज द ईएमएफ व्हिच इज डेवलपिंग इन द सर्किट is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. इन्होंने क्या बताया, that whatever is the EMF which is developing in the circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर सरफेस। एक पर्टिकुलर सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस जो है वो पास करके निकल जाती हैं, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब ये फ्लक्स किस रेट से चेंज होता है, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई कितना ईएमएफ एक
सर्किट के अंदर या एक वायर के अंदर या एक लूप के अंदर डेवलप होता है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं लगता, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ तो E की इज इक्वल टू n d∅b/dt लग जाता है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन बेटा यहां पर देखो, मैं एक नेगेटिव साइन भी डिनोट कर रहा हूं, मैं यहां पर एक नेगेटिव साइन को भी डिनोट कर रहा हूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। ये नेगेटिव साइन आ गया ना, मैं जेई एडवांस का सवाल कराऊंगा क्लास के अंदर, इस नेगेटिव साइन से सॉल्व कराऊंगा। ये जो नेगेटिव साइन यहां पर दे रखा उसकी मदद से, ये नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है कि जो भी ईएमएफ बनता है वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने बोला कि आप इनर्शिया की क्वांटिटी को देखिए। एक बॉडी में इनर्शिया क्या करता है? चेंज को रजिस्ट करता है। ऐसे कॉइल भी क्या करेगी? चेंज को रजिस्ट करेगी। फ्लक्स बढ़ने लगेगा, कोशिश करेगी कम हो जाए, फ्लक्स कम होने लगेगा, कोशिश करेगी कॉइल फ्लक्स बढ़ जाए। तो जितनी बार भी हम यहाँ पर फ्लक्स में चेंज करवाते हैं, तो जिस भी तरीके का फ्लक्स चेंज होता है, चाहे इंक्रीजिंग फ्लक्स चेंज हो चाहे डिक्रीजिंग चेंज हो, हमारी कॉइल कोशिश करती है कि ऐसा ईएमएफ बनाया जाए, ऐसा करंट बनाया जाए जिसकी वजह से उस फ्लक्स चेंज को अपोज किया जाए। एंड यही ये नेगेटिव साइन यहाँ पर हमें डिनोट कर रहा है। ये नेगेटिव साइन हमें यहाँ पर क्या डिनोट करता है? दैट नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट, क्या डिनोट किया नेगेटिव साइन ने? नेगेटिव साइन ने डिनोट किया दैट द ईएमएफ induced will oppose the change in magnetic flux। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगा तो ईएमएफ कोशिश करेगी कम हो जाए, इस तरीके से करंट चलाएगी कि कम हो जाए, और अगर फ्लक्स कम होने लगेगा तो करंट इस तरीके से चलेगा वायर के अंदर की ईएमएफ बढ़ जाए। इसको बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ। बताइए सबको ये बात चमकी कि नहीं चमकी? चमकना बहुत जरूरी है, फंडे चमकाओ सारे। यस एवरीवन, 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं जल्दी अपने हैंड रेज करें फटाफट। Wait, I'm taking the attendance. बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतर। First law of electromagnetic induction says that the rate of change of magnetic flux is directly proportional to the EMF developed in the coil. लेकिन the EMF developed always opposes the change in flux. लिख देते हैं इस पूरी लाइन को ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। That EMF developed in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, to the rate of change of magnetic flux. Stop. The EMF developed always opposes the change in flux. EMF इस तरीके से डेवलप होती है कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे, और यही फैराडेज लॉ है। तो आप बोल रहे हो सर फैराडे लॉ तो ये है, लेकिन आपने बोला ये तो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ क्या है? बेटा सेकंड लॉ कुछ नहीं है, कुछ बुक्स में दे रखा होता है। एनसीईआरटी में एक ही तरीके से दे रखा है, कुछ बुक्स में फर्स्ट और सेकंड तरीके से दे रखा होता है। कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह देखोगे तो वहां पर ऐसे दोनों चीजें लिखी हुई होंगी,
कुछ कोचिंग के मॉड्यूल्स में एक सिंगल फॉर्म में दे रखा होता है, कुछ कोचिंग के मॉड्यूल्स में ऐसे डबल फॉर्म में दे रखा होता है। तो आपको तो बस ये देखना है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर वो चीज समझ गए तो फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है मेरे को? सेकंड कह रहा है मेरे पास अगर एक ओपन लूप है और एक क्लोज लूप है। अब आप बोलोगे सर ये ओपन लूप क्लोज लूप क्या भला है ना सर? सर ये ओपन लूप और क्लोज लूप क्या है? ये लूप तो लूप होता है, ओपन और क्लोज क्या होता है? तो एक में मैंने क्या किया, ऐसे ओपन कर दिया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, या आपने कैपेसिटर पढ़ा, दो प्लेट लगा दी, कुछ भी लगा दिया। दोनों में मैंने क्या किया, फ्लक्स को चेंज करवाने की कोशिश की, नॉर्थ साउथ, और इधर से भी नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट को पास लाना शुरू कर दिया, पास लाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये लो ऐसे एक्सिस से पास लाना शुरू कर दिया। अरे एक्सिस से पास लाना जब इसको शुरू करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से चेंज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा हमारे, क्या है कि यहाँ पर थोड़ा स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या देख रहे थे, एक ओपन लूप है एक क्लोज लूप है। ओपन लूप के अंदर मैं जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाता हूँ, करंट तो यहाँ पर भी फ्लो करेगा यार, करंट तो यहाँ पर भी फ्लो करेगा। मान लो ऐसे करंट है, ऐसे मान लेते हैं आर्बिट्ररी, ऐसे मत बोलना सर यही डायरेक्शन होगी, क्या मुझे नहीं पता कौन सी डायरेक्शन होगी, लेंस लॉ में देखेंगे, अगला टॉपिक होगा इसका, कल की क्लास में पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी इतना ध्यान रखो, मैं जब नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट को पास लाना शुरू कर दिया, मैं जब नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट को पास लाना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि जैसे 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 बार मैग्नेट पास आ रहा है, यहाँ पर करंट डेवलप जरूर होगा, यहाँ पर करंट डेवलप जरूर होगा। और अगर यहाँ पर करंट डेवलप हो रहा है, अगर यहाँ पर करंट डेवलप हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। मान लीजिए करंट अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन उल्टा जाएगा, और एक प्लेट बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज, एक प्लेट बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। एंड दिस शोज कि यहाँ पर ईएमएफ डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? ईएमएफ डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर क्लोज लूप हो तो, जैसे यहां पर दे रखा है क्लोज लूप, ये तो ओपन लूप था, क्लोज लूप हो तो मैग्नेट को पास लेकर आओ, बिंदास यहां पर करंट चलेगा फुल ऑन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये लो कंटिन्यूअस करंट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जब तक मैग्नेट आता जाएगा। मैग्नेट अगर रुक गया तो करंट भी रुक गया, क्योंकि हम चाहते हैं क्या चेंज हो, फ्लक्स में चेंज हो। बेटा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं, करंट में चेंज नहीं, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ फ्लक्स में चेंज होने से मतलब है, क्योंकि जब वो चेंज होगा तो यहाँ पर ईएमएफ बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, जब वो चेंज होगा तब यहाँ पर ईएमएफ बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट बात है। तो सभी लोग बताएं, क्या ये छोटी सी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ सबको क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? यस और नो, फास्ट। ये जो मैं छोटी सी बात तुम्हें बताना चाह रहा हूं, क्या आपको समझ आ पा रही है कि नहीं स्टूडेंट्स? हम जब स्कूल में हुआ करते थे तो हमारी इंग्लिश वाली टीचर जब पढ़ाती थी, तो एक बार वो पढ़ा रही थी इज, एम, आर वगैरह, ये सब प्रपोजिशंस बोलते हैं शायद, इसे जो भी बोलते हैं, भाई इंग्लिश नहीं आती तो मुझे जज मत करना। तो होता क्या था कि ऐसे ही एक दिन इंग्लिश पढ़ा रही थी मैम, और मैम ने इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते हमें द, एन, ए ये कब लगाना होता है ये सिखाना शुरू किया। तो एन कब लगाया जाता है? एन लगाया जाता है ए, ई, आई, ओ, यू से पहले। ठीक है, जहां पर ए, ई, आई, ओ, यू इसका उच्चारण हो, इसका साउंड आए, वहां पर हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ये हमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो ठीक है, हमारी क्लास में एक बच्चा था, वो थोड़ा सा गांव से था, उसकी बोली इतनी अच्छी नहीं थी, वो बेचारा मारवाड़ी में बोलता था प्रॉपर तरीके से। तो हुआ क्या कि जब मैम ने ए, ई, आई, ओ, यू पढ़ाना शुरू किया, तो बच्चा एकदम से बोलता कि मैम स्कूटर के आगे भी तो एन लगता है। बोलती स्कूटर के आगे कैसे एन लग सकता है? बोलता मैम स्कूटर क्या होता है? स्कूटर को हम लोग तो देसी भाषा में क्या बोलते हैं? स्कूटर।
मतलब उससे पहले क्या लग रहा है, ई लग रहा है। ऐसे स्कूल को क्या बोलते हैं, स्कूल। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। कुछ बच्चे आज की डेट में मैं ये देखता हूं कि स्टूडेंट्स स्कूल और स्कूटर यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। उससे पहले एन नहीं लगता। मैंने कुछ बच्चों को देखा है, नॉट इन दिस क्लास बट इन द स्मॉलर क्लासेस। ठीक है, बट एक छोटा सा एक किस्सा था मेरे स्कूल का, तो मैंने आपको शेयर किया, क्योंकि हर समय पढ़ाई करना भी सही नहीं रहता, पता है। चलिए, इसके बाद आता है कि सर आपने बताया फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। लेकिन डायरेक्शन निकालना आपने नहीं सिखाया। आपने बोला फैराडे ने ये बता दिया फ्लक्स चेंज होगा तो करंट बनेगा, लेकिन कितना बनेगा और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक लेंस लॉ आता है। क्या आता है, लेंस लॉ। लेंस लॉ, लेंस लॉ हमें बताता है कि जब भी किसी लूप के अंदर करंट डेवलप होगा, तो वो करंट डेवलप होने के बाद किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इन विच डायरेक्शन द करंट विल फ्लो। अगर आपने ये पता लगा लिया, वी विल यूज द लॉ ऑफ लेंस लॉ। अब लेंस लॉ को शुरू करना इस क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, अराउंड 5-6 मिनट्स बचते हैं, तो मैं क्लास तो भी रिकॉर्डिंग तो बंद कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कराऊंगा।